कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां नए साल के मौके पर लोग जश्न मना रहे हैं। मंच पर एक कलाकार बहादुर महिला योद्धा की कहानी सुना रहा है और पूरा गांव तालियां बजाकर उसका उत्साह बढ़ा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ गांव की एक लड़की अपने काम में पूरी तरह व्यस्त है। उसका नाम है फैन चांग्यू। चांग्यू पेशे से कसाई है। वह बड़े आराम से एक सूअर की बलि देती है और मन ही मन कहती है, इस जन्म में तुम अच्छे सूअर बने, अगले जन्म में अच्छे इंसान बनना। यहीं से हमें पता चलता है कि यह लड़की बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही दयालु भी है। कुछ ही देर बाद गांव वाले आपस में चांग्यू की जिंदगी की बातें करने लगते हैं। वे बताते हैं कि कुछ समय पहले चांग्यू के माता पिता डाकुओं के हाथों मारे गए थे। उनके मरने के बाद परिवार में सिर्फ 2 बहनें बचीं, चांग्यू और उसकी छोटी बहन चांगनिंग। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए चांग्यू ने अपने पिता का काम संभाल लिया और सूअर काटकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। गांव के ज्यादातर लोग उसकी मेहनत और हिम्मत की तारीफ करते हैं, लेकिन हर जगह कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों की खुशियों में जर घोलते हैं। गांव की एक बुजुर्ग औरत चांग्यू की मां के बारे में अपमानजनक बातें करने लगती है। वह यहाँ तक कह देती है कि चांग्यू अशुभ है और उसी की वजह से उसके माता पिता की मौत हुई। इतना ही नहीं, वह यह भी बताती है कि पहले चांग्यू की शादी सोंग यान नाम के युवक से तय हुई थी, लेकिन जब दोनों की कुंडली दिखाई गई तो एक ज्योतिषी ने चांग्यू को अपशकुनी बता दिया। बस उसी डर की वजह से सोंग परिवार ने तुरंत रिश्ता तोड़ दिया। ये सब सुनकर चांग्यू गुस्सा तो होती है, लेकिन किसी से बहस नहीं करती। वह चुपचाप उस बुजुर्ग औरत को सूअर का ताजा खून देकर मजाक में कहती है, इसे अपने ऊपर छिड़क लेना, शायद तुम्हारा दुर्भाग्य दूर हो जाए। उसकी यह बात सुनकर आसपास खड़े लोग हंसने लगते हैं और वह औरत शर्म से तिलमिला उठती है। इसके बाद जिस परिवार ने चांग्यू से सूअर कटवाया था, वे उसे मेहनताना देते हैं और खाने के लिए भी रोकते हैं, लेकिन चांग्यू विनम्रता से मना कर देती है। वह कहती है कि उनके घर में अभी शोक का माहौल है, इसलिए वह दावत में शामिल नहीं हो सकती। हाँ, जाते जाते वह सूअर के कुछ हिस्से और मसालेदार शोरबा अपने साथ ले जाती है, ताकि घर जाकर अपनी छोटी बहन के लिए स्वादिष्ट खाना बना सके। रास्ते में गांव वाले उसे सावधान रहने की सलाह देते हैं, क्योंकि आसपास के इलाकों में युद्ध चल रहा है और डाकुओं का खतरा बढ़ गया है। लेकिन चांग्यू मुस्कुराकर कहती है कि उसने शुभ मुहूर्त देखकर घर से कदम रखा है, इसलिए सब ठीक होगा। उसे क्या पता था कि कुछ ही देर बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। घर लौटते समय चांग्यू रास्ते भर अपने काम में खोई रहती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर बर्फ में पड़े एक घायल आदमी पर पड़ती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद वह मर चुका है, लेकिन जब वह पास जाकर उसकी सांस जांचती है तो पता चलता है कि उस आदमी में अभी भी जान बाकी है। चांग्यू असमंजस में पड़ जाती है। वह खुद से कहती है, मेरा परिवार पहले ही बहुत गरीब है, मेरे पास तुम्हारा इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। घर पर मेरी छोटी बहन भी मेरा इंतजार कर रही है, और अगर तुम कोई बुरा इंसान निकले तो। वह खुद को समझाती है कि उसे वहां से चले जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो कुछ कदम आगे बढ़ती है, उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। उसके मन में एक ही बात आती है, शायद माँ चाहती कि मैं इसकी जान बचाऊं। यही सोचकर वह वापस लौट आती है और उस अनजान युवक को अपनी पूरी ताकत से उठाकर घर ले जाने का फैसला करती है। घर पहुंचते ही उसकी पड़ोसन आंटी झाओ यह देखकर चौंक जाती है। वह कहती हैं, तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि ये आदमी कौन है। अगर लोगों ने देख लिया कि एक कुंवारी लड़की किसी अजनबी आदमी को घर ले आई है, तो पूरे गांव में बातें बनने लगेंगी। लेकिन चांग्यू किसी की परवाह नहीं करती। वह कहती है, इसके घाव बिल्कुल मेरे माता पिता जैसे हैं। लगता है यह भी डाकुओं का शिकार हुआ है। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूंगी तो यह मर जाएगा। आंटी झाओ आखिरकार उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वे उस युवक को अपने घर ले जाते हैं और गांव के वैद्य मिस्टर झाओ को बुलाने चली जाती है। घर में अब सिर्फ चांग्यू,
उसकी छोटी बहन चांगनिंग और वह घायल युवक रह जाते हैं। युवक के शरीर से लगातार खून बह रहा होता है। चांग्यू को याद आता है कि उसने कई बार मिस्टर जाओ को जानवरों का इलाज करते देखा है। उसे लगता है कि शायद वह भी कुछ मदद कर सकती है। वह तुरंत दवा निकालती है और बिना कुछ सोचे पूरी की पूरी दवा उस युवक को पिला देती है। उसी समय मिस्टर झाओ वापस लौट आते हैं। यह नजारा देखते ही उनके होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में कहते हैं, तुमने पूरी दवा एक साथ पिला दी, क्या उसकी जान बचानी है या लेनी है? चांग्यू मासूमियत से जवाब देती है, पिछली बार जब एक गधे का इलाज किया था तब कम खून बह रहा था, इस बार ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए मैंने ज्यादा दवा दे दी। ये सुनते ही मिस्टर झाओ अपना माथा पकड़ लेते हैं। वह कहते हैं, वो गधा था, इंसान नहीं। चांग्यू अपनी गलती समझ जाती है और उदास होकर कहती है, मैं तो बस इसे बचाना चाहती थी। मिस्टर झाओ उसका गुस्सा शांत करते हैं और खुद उस युवक का इलाज शुरू कर देते हैं। अब सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। क्या वो अजनबी जिंदा बचेगा या चांग्यू की जल्दबाजी उसकी मौत की वजह बन जाएगी? इसी सवाल के साथ कहानी और भी रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार मिस्टर झाओ उस घायल युवक की जान बचा लेते हैं। चांग्यू और उसकी छोटी बहन खुशी से झूम उठती है, लेकिन मिस्टर झाओ उन्हें तुरंत समझाते हैं कि असली परेशानी अब शुरू होगी। वह कहते हैं, जान तो बच गई है, लेकिन अब इसके इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। यह सुनकर चांग्यू चिंता में पड़ जाती है। उसके पास खुद अपनी बहन की दवाइयों के लिए भी मुश्किल से पैसे होते हैं, ऐसे में एक अजनबी का इलाज कैसे करवाए? कुछ देर बाद घायल युवक को होश आता है। चांग्यू खुशी खुशी उसे पानी देती है और पूछती है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? युवक थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, मेरा नाम यान झेंग है, मैं चोंगझो से भागकर यहाँ आया हूँ। चांग्यू फिर पूछती है, क्या तुम्हारे परिवार में और कोई है? युवक की आंखें नम हो जाती हैं। वह धीमी आवाज में कहता है, अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला बचा हूँ। उसकी बात सुनकर चांग्यू को उस पर बहुत तरस आता है। उधर दूसरी तरफ कुछ रहस्यमयी सैनिक उसी युवक की तलाश कर रहे होते हैं। वे बर्फ में पड़े खून के निशानों का पीछा करते करते लिनान नगर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से सारे निशान मिट चुके होते हैं। उनका नेता मजबूरी में वापस लौटने का फैसला करता है और राजधानी को खबर भेजने का आदेश देता है। यानी साफ है कि ये घायल युवक कोई साधारण इंसान नहीं है। इधर गांव में चांग्यू की एक और मुश्किल उसका इंतजार कर रही होती है। उसका पूर्व मंगेतर सोंगयान और उसकी माँ उससे मिलने आते हैं। सोंगयान की माँ कहती है, अब तो हमारी सगाई टूट चुकी है, वह सगाई का कागज हमें वापस दे दो। लेकिन चांग्यू शांत आवाज में जवाब देती है, जरूर दूंगी, लेकिन पहले उन सारे पैसों का हिसाब चुकाओ जो मेरे माता पिता ने तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारे परिवार की मदद के लिए खर्च किए थे। ये सुनकर सोंगयान की माँ भड़क उठती है और चांग्यू को अपशकुनी कहने लगती है। लेकिन इस बार चांग्यू बिल्कुल नहीं झुकती। वह साफ कहती है, रिश्ता तुम लोगों ने तोड़ा था, अब एहसान और रिश्तों की बातें मत करो, पहले उधार चुकाओ, फिर अपना सगाई का कागज ले जाना। सोंगयान भावुक होकर कहता है, क्या इतने सालों का रिश्ता सिर्फ पैसों से तौला जाएगा? चांग्यू तुरंत जवाब देती है, हाँ, क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी एहसान भूलते नहीं। तुमने मेरे परिवार का साथ नहीं दिया, इसलिए अब मेरे लिए सिर्फ हिसाब बाकी है, रिश्ता नहीं। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। उसकी मजबूत बातें सुनकर सोंगयान के पास कोई जवाब नहीं बचता, लेकिन चांग्यू की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उसे उस घायल युवक के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम भी करना था और इसी वजह से उसे अपनी सबसे प्यारी चीज गिरवी रखने का कठिन फैसला लेना पड़ता है। यहीं से कहानी एक नए और भावुक मोड़ पर पहुंच जाती है।